आखिरी 2 साल में मुल्क की इकॉनमी तरक्की की है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है और 6% जिस साल हमें हटाया गया, उस वक्त मुल्क की सारी जो इंडिकेटर्स थे वो सही तरफ जा रहे थे। सबसे बड़ी चीज होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी इंडस्ट्री। जब आपकी इंडस्ट्री बढ़ती है तो सबसे ज्यादा रोजगार देती है। हमने इन सारी हुकूमतों से ज्यादा कोरोना के बावजूद सबसे ज्यादा रोजगार दिया था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ती है आपका टैक्स बढ़ता है, वो जब बढ़ती है रोजगार के अलावा मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन होती है, दौलत में इजाफा होता है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड तरीके से बढ़ रही थी। ज़राअत जिसके ऊपर हमारी 60% आबादी अपनी ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है, ज़राअत के अंदर 4 फसलों के अंदर रिकॉर्ड 2 साल रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस थी। किसानों के पास वो पैसा गया जो इतनी सालों के बाद कभी ऐसा पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ था किसानों के पास। जो गन्ने की बेचारा किसान जो पहले बाहर शुगर मिल्स के इंतज़ार करता था, उसको पैसे भी नहीं मिलते थे, कटौती होती थी, और वो उसके बाद कुछ जब कम अगर 180 रेट है तो उस बेचारे को 120 मिलता था, और फिर वो 1 साल के बाद सब कुछ हमने ख़त्म किया, कानून बनाए और उनको पैसा दिलवाया, सबसे ज़्यादा पैसा दिलवाया। पैसा गया देहातों की तरफ, उसके बाद वहाँ खुशहाली आई, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स हुई, इसका मतलब वहाँ पैसा गया। तो ज़राअत भी सही रास्ते पे थी, हमारी इंडस्ट्री भी सही रास्ते पे बढ़ रही थी। टेक्सटाइल के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिलते थे टेक्सटाइल के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो उस दौर के अंदर जब हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हो गई, हमारी रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड हो गई, यानी सब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मुल्क में डॉलर्स आ रहे थे। और उस वक्त जब आईटी, देखिए फ्यूचर इस मुल्क का टेक्नोलॉजी में, आईटी में हमने जो उनको आईटी की इंडस्ट्री की मदद की, 2 सालों में 75% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी और हम सही रास्ते पर निकल गए थे। तो उस दौर में जब एक मुल्क सही तरफ क्या चला गया था, और आईएमएफ, ये याद रखें, आज कहते हैं जी हम आईएमएफ के मजबूर हैं, हम 2.5 साल आईएमएफ के साथ थे, हम भी मजबूर थे आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए। और अब इन्होंने कहा ना जी आलमी महंगाई हुई, आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से शुरू हो गई थी। हम जब कहते थे आलमी महंगाई है तो ये कहते थे महंगाई मार्च करेंगे। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव जा रही थी और इसके बावजूद कि हम आईएमएफ में भी थे, उसके बावजूद जब हम वो पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहे थे जो पाकिस्तान का नजरिया था, इस्लामी फलाई रियासत। हमने पहली दफा हेल्थ कार्ड, कभी सुना है कि किसी भी मिडिल इनकम ग्रुप, गरीब को तो छोड़े, जो अपने सारे खानदानों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है 10 लाख रुपए की, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा सके। एहसास प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ, जो गुर्बत कम करने के लिए प्रोग्राम था। इंटरनेशनली एक्नॉलेज कैसे हुआ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च, उन्होंने रिसर्च करके फैसला किया कि पाकिस्तान को एहसास प्रोग्राम फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा था। कामयाब पाकिस्तान था, सस्ते कर्जे निचले 20 लाख खानदानों को दे रहे थे ताकि हुनर अब सीख सकें, ताकि वो दुकानें खोल सकें, किसान पैसा लगा सके। सूद के बगैर कर्जे दे रहे थे घर बनाने के लिए। फिर पूरी एक हाउसिंग का हमारा पूरा इंसेंटिवाइज कर रहे थे, बैंक पैसे दें, कम सूद के ऊपर लोग घर बनाएं, जितना किराए देते थे उसी किराए के ऊपर किस्तें पे करके अपना घर बना लें। ये सारी चीजें चल रही थी। इस वक्त साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई गई, और जब हमारी हुकूमत जब गिराने जा रहे थे तो मैंने और शौकत तरीन ने पूरी कोशिश की आगाह करने के लिए कि ये जो आज हालात है इंटरनेशनल, जिधर एक आलमी महंगाई आई हुई है जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, और उसके अलावा जो इस मुल्क के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, अगर ये गवर्नमेंट गिराई गई तो जब सियासी अगर बुरहान आया तो माइशत नहीं संभाली जाएगी। हमने ये आगाह किया, वो लोग जो रोक सकते थे इसको, कि माइशत ही संभाली जाएगी। और ख़ास तौर पे इन लोगों से, आप ज़रा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें
ये कब इन्होंने हमारी मुल्क की मायशत ठीक की है? और सबसे बड़ी इंडिकेशन होता है जब आप एक मुल्क की मायशत को ठीक करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जिससे डॉलर्स मुल्क में आते हैं, जिससे वेल्थ क्रिएशन होती है। इनके पिछले 5 साल तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं, जो ये नून लीग के 5 साल थे। इनके जो दूसरे दौर में जो 97 से 99 तक था, तब भी कोई इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं था। दोनों दफ़ा इन्होंने इतने बड़े बैरूनी खसारे छोड़ के गए, तो इनसे तो बढ़नी नहीं थी। और हमें पता था कि क्यों आना चाहते हैं, और वो वाजे हो गया। आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाने की कोशिश की। वो असेंबली से बिल पास करवा दिया है, जो इंशाल्लाह मैं कल असेंबली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ कि 1100 अरब रुपए के, जब आप उसको एग्जामिन करें, 1100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ़ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने ख़त्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर, ओपन एंड शट केस, उसके और उसके बेटे के ऊपर 16 अरब रुपए, वो माफ़ करवाने जा रहे थे। तो ये होना ही था जो हुआ है। और आज हम किधर खड़े हैं? आज ब्लूमबर्ग, जो अब एक इंटरनेशनल इदारा है, सब इकोनॉमिस्ट जानते हैं, उस इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक आज पाकिस्तान 4थे नंबर पे है वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारे पास, हम बैंकक्रप्ट होने जा रहे हैं, मुल्क का दिवालिया निकलने जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका जो नंबर 1 पे है, जिस तरह श्रीलंका का हाल है, अब हम 4थे नंबर पे आ गए। ये और मूडीज़ ने पाकिस्तान की नेगेटिव रेटिंग कर दी है। मूडीज़ है जो इदारा फैसले करता है कि मुल्क के कर्जे देने की उसकी क्या काबिलियत है, कर्जे वापस करने की क्या काबिलियत है। हम जब थे, उन्होंने नेगेटिव से उसको पॉजिटिव किया था, आज वो फिर नेगेटिव पे चली गई है। इसका मतलब कि हमें कर्जे भी मिलेंगे, तो बहुत महंगे कर्जे मिलेंगे। और वो भी हमारे जो बॉन्ड्स हैं, उनकी अब कीमत देखें किधर से किधर गई है, यानी किस कीमत के ऊपर पाकिस्तान को अब कर्जा मिलेगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो वापडा का है। वापडा खुद कर्जे लेती थी बाहर ये डैम्स बनाने के लिए, आज उसकी रेटिंग नीचे गिर गई है। इसका मतलब वापडा को बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे, और ये जो इतनी 50 साल के बाद डैम्स बनाने जा रहे थे। तो आज ये जो सारा माशी बुरहान है, इसकी वजह थी ये सियासी बुरहान जो इनकी साजिश की वजह से आया था। और मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि अब ये इसको कैसे रोक सकते हैं। आप ये सोचें कि रिजर्व्स हमारे आधे हो गए जब से ये आए हैं, जब से ये सियासी बुरहान शुरू किया था, उससे अब आधे रिजर्व्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज। रुपया हमारा गिर के तकरीबन 28 रुपये गिर चुका है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि IMF की एग्रीमेंट के साइन होने लगी है, रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, वो मज़ीद और 10 रुपया गिर गया। तो आगे अगर जिस तरह के हालात हैं, आगे अगर अब हमने सबक ना सीखा और ये ना समझा कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी, जब तक सियासी बुरहान ख़त्म नहीं होगा, ये मायशत अब और मज़ीद नीचे जाएगी। और मुझे ख़तरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से ही निकल जाए। इसलिए एक ही रास्ता है अब आगे, और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। और मैं आज अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूं, जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है, और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे हमें इलेक्शन हराने के, उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि किसी किस्म का, जब उन्होंने एक गैर आईनी तौर पे उन्होंने इजाज़त दी हमजा शरीफ को चीफ मिनिस्टर बनने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ कहा कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी स्टेट मशीनरी की इलेक्शन पे। इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी,
पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। हर जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आए कि जो पुलिस ने हरकतें की। कई जगह थे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, तो वो मैं आज दाद दूंगा, वो इसके बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मदद करें इनको जताने की नून लीग को, उसके बावजूद उन्होंने रेजिस्ट किया। उनको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन मेरे एक एक वो याद है मुझे जिस पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने मुदाखलत की, वो बल्कि नून लीग के जाले बन के उन्होंने हमारे खिलाफ एक्टिविटी की। हमें एक एक याद है। सुप्रीम कोर्ट की ये वायलेशन थी, कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको कहा था कि इन्होंने किसी किस्म की, क्योंकि ये आर्जी चीफ मिनिस्टर, ये केयर टेकर टाइप था, इसका काम ही नहीं था हमजा शरीफ का कि जिस तरह इस्तेमाल करता पुलिस को। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने उनको पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। कहीं दुनिया के अंदर और अगर ये होता 40 लाख वोटर मर जाते, उसको रिजाइन करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हम 8 हमारे पास केसेस है, 8 केसेस है जो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और वो जायज केसेस लेके इसके पास गए, इसने रिजेक्ट कर दिए। हम फिर अदालत में गए और 8 दफा अदालत ने हमारे साथ खड़े होके इनको ओवर रूल किया, इलेक्शन कमीशन को। जिसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जान के हमारे खिलाफ जजमेंट दी थी। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। इन्होंने इलेक्शन करवाया सेनेट का, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि आप सेनेट के वोट को वेरीफाई करें। इस इलेक्शन कमीशन को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि 30 साल से सेनेट के सीक्रेट बैलेट के ऊपर पैसा चलता है। मैंने पूरी कोशिश की, हम ही सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने के लिए इजाजत दी कि हां आप वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ने उसको ओवर रूल किया और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, जो पिछले सेनेट इलेक्शन में पैसा चला है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं चला। यूसुफ रजा गिलानी का भाई बेटा पकड़ा गया पैसे देते हुए। इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। 1.25 साल हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया इसने। यानी किसी और दुनिया के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम है, इसका मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो जब देखता पकड़ा गया कोई इलेक्शन की चोरी करते हुए, पैसे देके, रिश्वत, कोई एक्शन नहीं लिया। जिसकी वजह से खुलेआम तस्वीरें आई हैं कि इलेक्शन के अंदर पैसा चल रहा था, खरीदे जा रहे थे वोट, खानेवाल के अंदर तस्वीरें आई हैं, पैसे दे रहे हैं, अभी इस इलेक्शन के अंदर खुले पैसे दे रहे हैं। ये वायलेशन है। ये इलेक्शन, ये सारी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कानून है, आप पैसे दे के वोट नहीं खरीद सकते, रिश्वत नहीं आप दे सकते। किसी को डर ही नहीं था, क्योंकि इसने कभी रोका ही किसी को नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रोकता था तहरीक इंसाफ को। इसके सारे फैसले हमारे खिलाफ गए और ये उनको मदद करता था। अब सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, कभी इलेक्शन कमिश्नर ने कोशिश किया पता चलवाने के लिए कि सिंध इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 15% कैंडिडेट्स ने टिकट अनअपोज जीत गई पीपल्स पार्टी, कभी पता चलवाया? डस्का का इलेक्शन हुआ, वह तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ ने कहा कि बेज़ाब्ते हुई हैं। इसने सारा इलेक्शन खोल दिया पीटीआई के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट, जो हमें हरवाया इसने। तो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिंध का हुआ है, 15% लोगों ने इलेक्शन पे खड़े ही नहीं हुए, पता चलवाया क्यों? और जब पता चलवाएंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया। पता चलवाएं कितनों के ऊपर FIRs काटी उन्होंने, और पता चलवाएं कि क्यों सिंध का इलेक्शन कमीशन ने, जो उनका सिंध का इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं वो बोला? क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट का नौकर है, वो दोनों जगह से पैसे ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है। इसका कोर्ट पड़ा हुआ है, इसका केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुना ही नहीं जा रहा। तो क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी इलेक्शन के अंदर जो ओपनली धांधलियां होती हैं, उसको इसको फिक्र ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ डस्का के ऊपर वो खड़ा हो गया कि जी बड़ा उसने कोई इंसाफ देना। ये इस इलेक्शन के अंदर
इस इलेक्शन कमीशन ने हर हरबा इस्तेमाल किया हमें हराने का। हम आज जीते हैं तो इसके बावजूद, हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते हैं। हम जीते इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वोटर जिस तरह निकला है, जनरल इलेक्शन में ऐसा वोटर नहीं निकला जो कि इस बाई इलेक्शन में निकला है। मैं 26 साल से जलसे कर रहा हूं। मैं तो मेरी तो कोई इलेक्टेबल ना था, ना मेरी कोई फैमिली थी पॉलिटिक्स में। मैं तो शुरुआत थोड़े से लोगों से और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में जाके बेदारी पैदा करके, और एक दिन 14-15 साल के बाद दिन ऐसा आया कि लोगों ने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। बातें यही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं 26 साल से कह रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाल दिया और मेरी पार्टी खड़ी होनी शुरू हुई, और मैंने सारी पॉलिटिक्स की पब्लिक को साथ मिला के। कभी 26 साल में मैंने कभी इस तरह की बेदारी नहीं देखी, मैंने कभी अपनी कौम में ऐसा शऊर नहीं देखा जो मैंने इस बाई इलेक्शन इन 3 महीने में देखा। जब मुझे साजिश के तहत 9 अप्रैल को जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला अपनी डायरी पकड़ के, तो मेरे मुखालफिन सब का जिन्होंने साजिश की उनका ख्याल था कि अब मिठाइयाँ बंटेगी और सारी दुनिया इसको बुरा भला कहेगी। मीडिया का पूरा एक ग्रुप साथ मिला हुआ था इनके, और उन मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई इसके अगेंस्ट। मैं फिर सलाम करता हूँ वो मीडिया जो उसके बावजूद खड़ा रहा राय हक पे, सच पे। कैंपेन चलाई गई, इन्होंने पहले ब्लैकआउट करवाया हमारा, और फिर इन सारों ने आके हम मेरे पर केसेस बनाने शुरू कर दिए। हमें जो 25 हम जब एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि बैरूनी साजिश के तहत इनको बिठाया है, वो लोग 60% कैबिनेट जमानत पे, शहबाज शरीफ और उसका बेटे को सजा होने लगी थी FIA केस में। कभी कोई तसव्वुर कर सकता है कि इलेक्शन कमीशन इजाजत दे दे इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की? उमूमन सारी दुनिया में इलेक्शन कमीशन, अगर आपके ऊपर आप अंडर ट्रायल हो, आपके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हो, तो उमूमन इलेक्शन कमीशन कहती है कि पहले अपने आप को क्लियर करो और फिर आके इलेक्शन लड़ो। यहां इलेक्शन लड़ा रहे थे अपने आप को क्लियर करने के लिए करप्शन से। ये कभी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ कि आप पहले इलेक्शन लड़े, आप इख्तिदार में, और फिर अपने केसेस खत्म कर दे, यानी खुद ही मुल्जिम ही काजी बन जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी थी इनको। ये लोग आके ऊपर बैठे। 25 मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कौम निकली, सारी कौम निकली इनके खिलाफ, जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म किया। और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो, और एक पुलिस वाला मुझे याद है, उन्होंने जो किया पंजाब में, ये जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने ये जो जहां जुल्म किया इस्लामाबाद में, और इनको शर्म नहीं आई कि वहां फैमिलीज नजर आ रही हैं और उनके ऊपर ये टीयर गैसिंग कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए डर लगे, खौफ फैलाने के लिए कि हम इनको इतना खौफ फैलाएंगे कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये भेड़ बकरी हैं। ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं कि जो मर्जी आके फीते काट लो और शहबाज शरीफ उधर भाग जाए तो समझे कि जी लोग बेवकूफ़ मान जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सबको आप पागल बना सकते हैं। सारा वक्त कोई भी इंसान नहीं आया जो कि सब लोगों को पागल बना सके, और ये वाजे हो गया जिस तरह पब्लिक निकली है। इन्होंने डराने की कोशिश की, लोगों ने अपनी जो खौफ का जो बुत है उसको तोड़ दिया। पब्लिक निकला ही बाहर, और पब्लिक ने हर चीज, इन्होंने वोट्स फेंकी हुई थी लोगों को, फैमिली, तो एक फैमिली का इधर वोट है, दूसरा का वहां बाहर, यानी जो इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने हरकत करनी थी सब कर दी। उसके बावजूद अवाम ने इनको शिकस्त दी। और मैं वो जो 25 मई को जो कौम खड़ी हुई है उस दिन, और जो उन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद बार बार निकलती रही है, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। उससे ये साबित हो गया जो मैं आज शुरू की थी अपनी तकरीर के, मैं इसलिए आज बड़ा खुश हूँ कि मेरी कौम आज कौम बनने जा रही है। लोग जाग चुके हैं, शऊर आ गया, बेदारी है लोगों के अंदर। अब आप जो मर्जी कर लें, ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको आप वापस नहीं अब डाल सकते।
जो भी कोशिश करेगा अब कि पब्लिक के मैंडेट को चोरी करे, कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ये मुल्क अब, ये कौम हकीकी आज़ादी की तरफ चली गई है। ये जो सारी कैंपेन थी, ये लोगों ने इसलिए नहीं की कि ये कोई बाय इलेक्शन हो रहा है, लोग अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले हुए थे। जो मैंने आज जब जज्बा देखा है, 26 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कभी इस कौम में वो जज्बा नहीं देखा। मैंने ऐसे नहीं लोगों को निकलते देखा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब दो ही रास्ते रह गए। जो भी अब कोशिश करेगा ना कि इनका मैंडेट चोरी करने के लिए, वो खुद, जिस तरह ये इन्होंने शिकस्त हुई है नून लीग को, उनको शिकस्त हो जाएगी। एक रास्ता है अब कौम का, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस। जो इसके अलावा, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं जब मुझे उन्होंने हटाया वहाँ से, जब हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने, आपको पता है कि मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए थे, लेकिन फिर वो हमारी अदालतों ने उसको ओवरटर्न कर दिया। मैं अभी भी समझता हूँ कि मुल्क के लिए वो बेहतरीन फैसला था। अगर सियासी इंतशार पैदा ही कर दिया तो बेस्ट तरीका अवाम को फैसला करने दें कौन किसको वो चाहते हैं कि इस मुल्क की क़यादत करे। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, एक रास्ता है इस कौम का, साफ और शफाफ इलेक्शन। और साफ और शफाफ इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन के अंदर नीचे कभी भी नहीं हो सकता। ये एक मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको कोई एतमाद ही इस इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। बार बार ये हमें डसा है, बार बार ये हमारे खिलाफ किया है, और इसने खुल के हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, और हमें पता है ये लाहौर में जाके किन के कदमों में बैठता रहता। मैं ये इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूँगा कि आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करें। एक ही आपके लिए तरीका है। आप हो ही नहीं सकता कि जब मैच खेलने जा रहे हैं, दो टीमें हैं, एक टीम कहती है मुझे अंपायर पे एतमाद ही नहीं है। क्रिकेट में भी जब हम मैच खेलने जाते थे, हम कहते थे एक अंपायर पे एतमाद नहीं, उस अंपायर को हटाया जाता था। हमें एतमाद ही नहीं है इसके ऊपर, और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। और दूसरी चीज, जज है, ये अंपायर इलेक्शन के जज भी है, जज का काम कर रहे हैं ना, दो जो कंपीट कर रहे हैं, जज ने फैसला करना है। हर अदालत के अंदर अगर आप एक जज को समझते हैं मुतनाज़े है, वो रिक्यूज करता है अपने आप को। तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। हमें कोई आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कौम को आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आप एक बायस्ड आदमी हैं, और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और आपने जो सिंध का भी इलेक्शन करवाया, उसका आप ज़रा सिंध के लोगों से पूछें, ज़रा सर्वे करवाएं सिंध में कि जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है, क्या आवाम उसको तस्लीम करती है। इसलिए मैं आखिर में अल्लाह का शुक्र फिर से करता हूँ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर नज़र है, हम उनकी उम्मत हैं। मैं अपनी आवाम का, ख़ास तौर पे फिर से अपने नौजवानों का, अपनी ख़वातीन का, इनका सब मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह वो जिस तादाद में निकले। और मैं उस मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर प्रेशर के बावजूद उन्होंने हमारी सपोर्ट की। उन्होंने हमारी सपोर्ट क्या की, उन्होंने हमें ब्लैकआउट नहीं किया, हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ रखने का। और मुझे पता है कि किस तरह के प्रेशर्स थे। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं, जो साजिश के तहत मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया, और माइशत जो नीचे जा रही है, अवाम महंगाई में पिस गई है। आज हालात देखें कि आज जो पेट्रोल और डीज़ल है, उसकी कीमत देखें कि इन्होंने 18 रुपये पेट्रोल कम किया है, और 35 रुपये डीज़ल कम किया, और पहले डीज़ल को 130 रुपये बढ़ा दिया, और पेट्रोल को 100 रुपया बढ़ा दिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज जब हम गए थे तो तेल बिक रहा था 103 रुपये, 103 डॉलर पे बिक रहा था तेल, आज वो 95 पे पहुंच गया। तो इनको नीचे करना चाहिए, इस वक्त भी लोगों के ऊपर कम बोझ डालना चाहिए। लेकिन माइशत तब ठीक होगी जब यह सियासी स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम होगा। और इसलिए मैं आज सारी अपनी कौम को अपील करता हूँ कि हम सबको अब एक ही तरफ देखना चाहिए कि कैसे हम इस मुल्क में
साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आप उठा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले सकते हैं। मेरा जो तजर्बा हुआ है 3.5 साल में, एक दफ़ा सियासी स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, सियासी इस्तेकाम आ जाए, ये मुल्क के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है बढ़ने का। और सबसे बड़ा आखिर में मैं कह भी दूँ जो पोटेंशियल है, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हमारा सबसे मसला क्या है कि हमारे डॉलर कम हो जाते हैं, हम बढ़ने लगते हैं इकॉनमी, क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी, डॉलर कम होने शुरू हो जाते हैं, हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा असासा बैठा हुआ है बाहर, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। हम जैसे जैसे यहाँ सियासी इस्तेकाम आता जाएगा, स्टेबिलिटी आती जाएगी, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये तब तक नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये मुल्क के अंदर ये जो बुरहान रहेगा सियासी। ये है हमारा असासा। इनका पैसा लाने के लिए, डॉलर्स लाने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।